नमस्कार साथियों। हमारा आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल जो केस चल रहा है जिसकी हम बात करने वाले हैं, उस केस की दशा और दिशा भारत का भविष्य तय करने वाली है कि क्या वो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के रास्ते पर चलने वाला है या फिर वो एक समावेशी समाज के रूप में आगे बढ़ने वाला है। देखिए, अभी हाल में एक बहुत अजीब सी घटना सामने आई है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का। ये मद्रास हाई कोर्ट में माननीय जज हैं। इनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया है। महाभियोग तमिलनाडु की जो सरकार है, उसकी मुख्य पार्टी डीएमके, वो और पार्टियों के साथ मिलकर, इंडिया ब्लॉक की और कई सारी पार्टियों के साथ मिलकर ये महाभियोग लेकर आए। अब वो जो महाभियोग लाने का जो कारण है वो बहुत अजीब सा है। जो अभी एक घटना हुई, उस घटना की अभी हम बात करेंगे। उसमें जो फैसला आया वो तमिलनाडु की राज्य सरकार के मन मुताबिक नहीं था। जैसा वो चाह रहे थे, जैसा वो सोच रहे थे, उसके विरुद्ध इन्होंने फैसला दे दिया। तो उस चीज से नाराज होकर उसको एक समुदाय के धार्मिक राइट्स के विरुद्ध बताकर यह महाभियोग लाया गया है। देखिए वो घटना क्या है, पहले हम उस घटना की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल। यह फेस्टिवल बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है, बहुत पुराना फेस्टिवल है। लगभग 2000 वर्षों से भी पुराना यह फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो फेस्टिवल है ये भगवान मुरुगन और भगवान शिव के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन जो हम कार्तिकेय भगवान के नाम से जानते हैं नॉर्थ इंडिया में, उनको वहां मुरुगन नाम से जाना जाता है। तो इस फेस्टिवल के दिन क्या किया जाता है कि जो ये मंदिर है भगवान मुरुगन का, वो तिरुपरन कुंद्रम हिल्स, उसके बेस पर है ये वाला मंदिर। ठीक है, तो वो फेस्टिवल जिस दिन मनाया जाता है, जैसे अब की बार ये फेस्टिवल था 4 दिसंबर को, तो परंपरा ये है कि इस पहाड़ी ऊपर जाकर एक पिलर है, उसे बोला जाता है दीप स्तंभ। ये स्टोन पिलर है। तो उस त्योहार वाले दिन इस पर दीपक जलाया जाता है ना। वो जो दीपक है या वो जो फेस्टिवल है वो बहुत भव्य है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो पिलर है ना, इसी के पास एक दरगाह है लगभग 30-40 मीटर दूर। तो ये जो दरगाह है, इसकी समिति ने ऑब्जेक्शन किया कि अगर आप यहां पर दिया जलाते हैं तो ये हमारी भावनाओं का अनादर करता है, यानी कि हम जो है, हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो इससे आहत होती हैं, तो हम आपको ये काम करने नहीं देंगे। राज्य सरकार जो है वो इस दरगाह समिति के साथ है, यानी कि वो भी इस फेवर में है कि यहां दिया ना जलाया जाए। उसका कहना यह है कि इससे ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। तो जो ये मंदिर है, इसकी समिति के लोग, इसको सपोर्ट करने वाले लोग पहुंच गए हाई कोर्ट और उन्होंने अपनी बातें रखी कि भाई ये जो है ये परंपरा बहुत पुरानी है, ये हमारा इलाका है, यानी कि ये जो जगह है ये हमारी है और हम अपनी जगह में यहां पर दिया जलाना चाहते हैं, है ना। और क्योंकि ये परंपरा सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है तो हम इसे कॉन्टिन्यूएशन रखना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने इनकी बात सुनी और इनके हित में ही, इनके फेवर में ही मंदिर जो समिति है उसके फेवर में फैसला दिया। तो अब ये कहानी है इस तरीके से। इस फोटो को अगर हम थोड़ा सा और समझे तो क्या है, देखिए ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर परिसर है। जो यहां से ये पहाड़ियां चालू होती हैं और ये आपका आ गया दीप स्तंभ, यानी कि वो स्तंभ, वो स्टोन पिलर जिस पे दीपक जलाया जाता है। ठीक है, और इसी पहाड़ी पर कुछ दूर जाकर ये दरगाह है। तो ये वाला सारा केस है। अब जो ये फेस्टिवल था ये था 4 दिसंबर का। ठीक है, यानी कि ये जो फेस्टिवल 4 दिसंबर को मनाया जाना था और 1 दिसंबर को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई आप इस परंपरा को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब जो राज्य सरकार है उसने इस डिसीजन को तो माना ही नहीं ऑन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बल्कि वो जो जज है जिसने ये डिसीजन दिया था उसके विरुद्ध ये महाभियोग प्रोसेस लेकर आए। देखिए, अब इस घटना के ना अलग अलग पहलू होंगे। जैसे एक सामाजिक पहलू होगा, एक पॉलिटिकल पहलू होगा, एक राजनीतिक पहलू होगा। तो हम इन सारे पहलुओं को एक एक करके समझेंगे कि किसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जुडिशरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हमें किस तरीके से सोचना चाहिए या फिर हम किस अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। समाज किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा और किस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर हम इस घटना को देखें, जो वो दरगाह समिति है वो हाई कोर्ट गई है राज्य सरकार के साथ मिलकर, तो उससे वो क्या मैसेज देती है। देखिए, अगर हम उसे मोटा मोटा कहें तो उसको एक मुस्लिम समाज के रूप में देखा जाएगा, दरगाह समिति को। तो उससे समाज के अंदर क्या मैसेज जाता है,
मैसेज ये जाता है कि भाई हम या हमारे तरीके के लोग जहां ज्यादा होंगे उनकी ही धार्मिक भावनाएं वर्चस्व रखेंगी, किसी और के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर हम उस दरगाह समिति ने जो अपनी कंप्लेंट रखी है या वो जो याचिका लेकर गए हैं उससे ये मैसेज जाता है, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम भविष्य को देखें, भारत के भविष्य को देखें, मुझे घटना याद आती है, इसी तरीके का एक केस कर्नाटक हाईकोर्ट में गया था। वहां भी एक परंपरा थी हिंदुओं की। परंपरा यह थी कि साल में 2 बार कोई कस्बा था, वहां से प्रोसेशन निकलता था। सैकड़ों वर्ष पुरानी वो परंपरा थी। अब समय के साथ उस कस्बे की डेमोग्राफी चेंज हो गई, वहां मुस्लिम लोगों की संख्या बढ़ गई, वहां मस्जिदों की संख्या बढ़ गई। तो जो मुसलमान लोग हैं वहां के, वो राज्य सरकार के साथ मिलकर हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने ये याचिका रखी कि क्योंकि अब हम यहां मेजोरिटी में हैं, तो ये जो प्रोसेशन है, ये जो हिंदुओं का कस्टम है, ये बंद कर दिया जाना चाहिए यहां। और जो प्रशासन था उसका क्या कहना था कि यहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, खराब हो सकती है। तो उस समय जो हाई कोर्ट था उसका कहना यह था कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे या फिर समाज की डेमोग्राफी के नाम पे ये ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता कि यहां पर अब ये हिंदू रीति नहीं मनाई जा सकती। क्योंकि अगर हमने इस तरीके का ऑर्डर दे दिया तो जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है या कोई और समाज मेजोरिटी में है, वो किसी और को कुछ भी अपनी धार्मिक एक्टिविटी नहीं करने देगा। इससे तो पूरा समाज जो है उसमें काओस मच जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन भी कुछ उसी तरीके से है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि भाई यहां पर कौन सा पक्ष सही है, जो वो दरगाह समिति है वो सही है या फिर ये जो मंदिर पक्ष है ये सही है। देखिए, देखने का जो सबसे अच्छा, सोचने का जो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, इस सिचुएशन को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने से क्या मतलब है कि यहां अब जो दरगाह समिति मंदिर समिति को रोक रही है अपना जो धार्मिक कार्य करने से, अगर ये उल्टा हो जाए, यानी कि मंदिर की समिति अगर लोगों को दरगाह ना जाने दे, उस रास्ते को रोक कर बैठ जाए, उनके जो कार्यक्रम होने वाले हैं धार्मिक उनको करने ना दे कि भाई इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है ना, तो क्या वो जो मंदिर समिति है वो उस जगह सही होगी? क्योंकि यहां पर क्या लॉजिक है कि उसकी धार्मिक भावनाएं, जो दरगाह समिति है, जो वो लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है ना, तो इनकी भी हो सकती है। अगर ये वाला लॉजिक अगर ये लोग भी देने लगे और उसी हिसाब से एक्ट करने लगे तो क्या ये बात सही होगी? तो अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को विजुअलाइज करो तो आपको अपने आप पता लगेगा कि कौन सही है, कि वो जो सोच है वो सही डायरेक्शन में, एक समाज को, एक सेक्युलर समाज को देखते हुए सही डायरेक्शन में है या नहीं है। एक ऐसा समाज जो समावेशी समाज हो, जहां सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोग शांतिपूर्वक, है ना, बिना किसी लड़ाई झगड़े के रह सके। अच्छा, अब अगर हम देखें पॉलिटिकल एस्पेक्ट, है ना, कि पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है, उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अगर हम इस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो ये डिसीजन है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो एक समुदाय को एक्स्ट्रा स्पेस दे रही है और एक समुदाय को रोक रही है, तो वो जो और स्टेट्स हैं वो उनको क्या मैसेज दे रही है कि क्या और स्टेट्स भी इसी तरीके से काम करें कि एक समुदाय को प्रिविलेज दे, विशेष अधिकार दे और दूसरे समाज को रोके। और दूसरी तरफ अगर कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन ना दे तो उसकी बात ना माने, बल्कि महाभियोग की प्रोसेस लेकर आए। तो इससे मैसेज क्या जाता है, अगर सभी सरकारें इस तरीके से काम करने लगे तो इस देश का क्या होगा, इस देश के सेक्युलरिज्म का क्या होगा, समावेशी जो समाज है उसका क्या होगा। तो जो गवर्नमेंट है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे किसी भी समुदाय के रिलीजियस फ्रीडम को, रिलीजियस राइट्स को खत्म कर सकती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो, यहां पे भी वही बात है कि हमें कैसे पता चले कि ये जो गवर्नमेंट है डीएमके, जिसने दरगाह समिति के साथ मिलकर यह डिसीजन लिया कि भाई जो दूसरा जो मंदिर समिति है उसको, उसकी भावनाएं या उसके जो रिलीजियस राइट्स हैं उसको ना माना जाए। अगर किसी और सरकार में उसके विरोधी सोच की कोई पार्टी है, यानी कि अभी यहां पे देखिए एक पक्ष को सपोर्ट किया जा रहा है दरगाह समिति को, तो कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो मंदिर समिति को फेवर करेंगे। अगर कहीं पे मंदिर बना हुआ है, जो हिंदू लोग हैं उनको फेवर करने वाली पार्टियां भी हैं। तो जो ये एक्शन है वहां की गवर्नमेंट का, अगर ऐसा ही एक्शन बीजेपी या ऐसी ही कोई पार्टी जो हिंदुओं के फेवर्स को, जो हिंदुओं के हितों को ऊपर रखती है, अगर ऐसा ही डिसीजन वो ले ले तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, मीडिया की रिएक्शन किस तरीके से होगी, जो इस तरीके की पार्टीज हैं उनकी रिएक्शंस क्या होगी, इंटरनेशनल मीडिया में क्या रिएक्शन होगी, समाज की रिएक्शन क्या होगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आप इस केस को एक इंडिविजुअल केस लेकर ना चलें, इस केस को थोड़ा सा जनरलाइज करने की जरूरत है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन और जगह आ जाए,
यानी कि विक्टिम को आप आरोपी के साथ रखो, आरोपी की जगह रखो, और आरोपी को आप विक्टिम की जगह रखो, यानी कि उस सिचुएशन को आप रिवर्स कर दो। तो जो समाज है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कोर्ट किस तरीके का डिसीजन देगा, इससे आपको यह अंदाजा होगा कि भाई कोई कितना सही है। अब जो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें टोटल, तो वहां की सरकार ऐसा कर क्यों रही है ना, कि जो बहुमत में है, जो बहुसंख्या है, उसके विरुद्ध भी, उसकी भावनाओं के विरुद्ध कोई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। तो देखिए पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। जो समाज है वो दो वर्गों में है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि देखिए भारत में जाति, संप्रदाय, धर्म, है ना, ये समाज की सच्चाई है। अगर हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे तो कभी भी इन समस्याओं को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, इन समस्याओं से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। तो जो समाज है उसमें दो वर्ग हैं। जो मुस्लिम समाज है उसका वोटिंग पैटर्न एक तरीके का है, वो वोट करता है रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर, यानी कि जो उसकी प्रायोरिटी है वो रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो जो सरकार है, अभी जो सर्वे आए हैं उसके विरुद्ध सरकार की पोजीशन कमजोर है। तो उसकी सोच क्या है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको अनएक्सपेक्टेड फेवर करके उसका जो वोट है वो पूरे का पूरा, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत अपने फेवर में ले लो। एक बात तो हो गई है। अब जो पैटर्न दूसरे ग्रुप का है, जो हिंदू समुदाय का पैटर्न है, वो किस तरीके से है, वो अलग अलग पहचानों के आधार पर वोट करता है। वो रिलीजियस आइडेंटिटी यानी कि जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको पीछे रखता है, और उसका जो वोटिंग पैटर्न है, उसका जो मुख्य आधार है वो है उसकी अलग पहचान, उसकी द्रविडियन होने की पहचान, उसकी तमिलियन होने की पहचान। देखिए अगर मैं समाज की बात करूं तो जो कॉन्सेप्ट अभी वहां पर बताया जाता है कि एक आर्यन पहचान है और एक द्रविडियन पहचान है। आर्यन पहचान को नॉर्थ इंडिया से जोड़कर देखा जाता है और द्रविडियन पहचान को साउथ इंडिया से जोड़कर देखा जाता है। अब जो बीजेपी है उसको नॉर्थ इंडिया से जोड़कर देखा जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी, और जो डीएमके है, एआईएडीएमके है, उनको साउथ इंडिया की पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। तो जो वो मतदाता है, जो हिंदू मतदाता है, वो द्रविड़ होने के नाम पर और तमिल होने के नाम पर वोट करता है ना। तो उसकी जो हिंदू आइडेंटिटी है वो पीछे है, और एक बहुत बड़ा वर्ग सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स होती है उनके आधार पर करता है, यानी कि वो किसी सामुदायिक आइडेंटिटी को ना देखकर वो खुद के आधार पर, कि उसे पर्सनल बेनिफिट्स क्या है, इस आधार पर वोट करता है। तो एक ब्लॉक ऐसा है जो रिलीजियस आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखता है, और दूसरा ब्लॉक जो बड़ा है लेकिन उसके मुद्दे अलग अलग हैं, तो वो वोट बट जाता है। तो यहां पर जो डीएमके पार्टी है, जो वहां की राज्य सरकार है, जिसको अपनी पोजीशन कमजोर लग रही है, तो वो क्या सोच रही है, उसकी पॉलिटिकल सोच ये है कि एक समुदाय का हम पूरा वोट ले लें और दूसरे समुदाय का हम थोड़ा थोड़ा करके वो जो बहुमत है हम उसे हासिल कर लें। तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना यह है कि जो वहां की सरकार है वो इस तरीके से सोचकर इस तरीके से काम कर रही है। अब देखिए ये जो सोच है ना, अगर पॉलिटिकली सोचें तो ये बहुत जगह काम करती है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि रिवर्स पोलराइजेशन हो जाता है। यानी कि अगर एक समुदाय को ये लगे कि भाई हमारा अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा है हमारी समझ का, तो कई बार क्या होता है कि यहां पर जैसे एक रिलीजन है, उस रिलीजन के विरुद्ध दूसरा रिलीजन खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये हमेशा सेफ है, कई बार ये रिवर्स काम भी कर देती है। अब अगर हम जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये जो जज हैं इन्होंने क्या क्या तर्क दिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस अपने मन से कोई भी फैसला सुना दिया, इन्होंने फैसला सुनाने से पहले कई सारे तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने क्या दिया कि ये जो दीप स्तंभ है, वो जो पिलर है, वो मंदिर की प्रॉपर्टी के अंदर है, तो मंदिर को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर अपने रिचुअल्स मनाने का, अपने रिचुअल्स निभाने का पूरा हक है। इससे जो दरगाह समिति है उसकी धार्मिक भावनाओं को किसी तरीके की चोट नहीं पहुंचेगी, यानी कि ये उनके जो विश्वास है उससे बाहर की चीज है, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही, ये जो दीपक है, ये जो जल रहा है, ये तो एक सिंबल है ना, ये एक रीति है, ये किसी तरीके का कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं है, ये बहुत पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है ना। तो किसी प्रकार का अतिक्रमण, ना भावनाओं पर अतिक्रमण, ना किसी की जमीन जायदाद पर अतिक्रमण, ये किसी भी प्रकार का नहीं है। तीसरी बात उन्होंने क्या बात कही, जब सरकार ने रिलीजियस फ्रीडम की बात कही तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये जो रिलीजियस फ्रीडम है ये सबके लिए है, सभी समुदायों के लिए है, उसमें हिंदू लोग भी हैं, उसमें और समुदाय भी हैं, तो किसी एक समुदाय के लिए किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। जब सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की कि भाई इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है,
तो उन्होंने बोला कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आधार पे आप किसी भी समुदाय की जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस राइट्स हैं, उनका हनन नहीं कर सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो पक्ष है ना, आप उसको सेफ्टी दें। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कानून को नॉन कॉम्प्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बोली, अगर पुलिस के बस का नहीं है, अगर पुलिस सक्षम नहीं है, तो जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ, उसकी मदद से उसके प्रोटेक्शन में ये काम किया जाए, ये परंपरा निभाई जाए। और फ्यूचर के लिए भी उन्होंने ये डायरेक्शन दी कि भाई ये जो परंपरा है ये कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब अब अगली बार फिर इस तरीके की समस्या आए। तो देखिए, जुडिशरी ने अपने जो लॉजिक हैं वो रखते हुए ये फैसला सुनाया। तो अब आप अपने मन से, अपने विवेक से ये समझने में कैपेबल होंगे कि भाई क्या सही है और क्या सही नहीं है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं मीडिया की बात करूं, जब मैं इन जज साहब का फोटो ढूंढ रहा था कि ये कौन है, तो मैंने एक बात नोट करी। वो बात ये थी कि जो जज साहब हैं उनका इसी तरीके का फोटो, केवल एक यही पोज पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल था। मैं कोई दूसरा फोटो नहीं ढूंढ पाया, कोई दूसरे तरीके का पोस्टर उनका नहीं ढूंढ पाया। हर फोटो में उनके जो फेस है उस पर तिलक और ये बहुत बड़ा जो लेप है, चंदन लेप है ना, इसी के साथ इनका फोटो अवेलेबल है। तो मुझे थोड़ा डाउट है मीडिया के ऊपर कि वो किस तरीके का परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है। ऐसा लगता है कि जो वो इनकी इमेज है वो इस तरीके की बनाना चाहता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो जज साहब हैं, ये जज बाद में है और हिंदू पहले। यानी कि इनकी जो हिंदू इमेज है उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश हो रही है मीडिया द्वारा, जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि भाई ये तो हिंदुओं के हित में ही फैसला देंगे। यानी कि लॉजिकल काम नहीं होगा, लॉजिकल बेस पे फैसला नहीं है, ये इनकी हिंदू आइडेंटिटी के आधार पर फैसला दिया गया है। तो इस देखिए, फोटो तो इनके बहुत सारे, हम कोई भी फोटो ढूंढते हैं किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी जज का, अगर हम फोटो ढूंढते हैं तो बहुत सारे फोटो अवेलेबल होते हैं, है ना, क्योंकि ये तो प्रेजेंट जज है तो इनके और फोटोज भी होने चाहिए। लेकिन उनकी यही इमेज हर जगह अवेलेबल है, मैं इनकी कोई दूसरी फोटो नहीं ढूंढ पाया। इसलिए यह शक होता है कि भाई मीडिया किस तरीके से इनकी इमेज को प्रेजेंट करना चाह रहा है। अच्छा, अब अगर हम, जैसे हमने सरकार की बात की, जैसे हमने समाज की बात करी, वैसे ही अगर हम जज की बात करें कि इनका जो फैसला है वो सही है या नहीं है, तो देखिए वही बात मैं कहूंगा, इस केस को फिर से रिवर्स कर दो आप। यानी कि वो जो मुस्लिम पक्ष गया या जो सरकार गई उसकी जगह सरकार को बदल दो और उन पक्षों को चेंज कर दो। अगर हिंदू पक्ष जाता, वो जो दरगाह समिति है उसके रास्ते को रोककर अगर हिंदू पक्ष जाता और सरकार भी हिंदू पक्ष के फेवर में होती, तो ये किस तरीके का फैसला देते? देखिए, सही फैसला यही होता कि उस केस में ये जो भी पीड़ित पक्ष है, जिसको उसके अधिकार रिलीजियस फ्रीडम से अलग किया जा रहा है, उसको मनाने नहीं दिया जा रहा, तो उसके फैसले में ही, उसके फेवर में ही फैसला आना चाहिए था, है ना। तो आपको बहुत अच्छा तरीका यही है कि आप सिचुएशन को बदल कर देखें, उससे आपको यह पता पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, हमारा ये जो वीडियो है ना, ये एजुकेशन बेस है। आपका जो दिमाग है वो खुल सके, आप अलग अलग तरीके से सोच सकें, उसी को आधार बनाते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। मैं मीडिया की तरह किसी तरीके की सनसनी फैलाने में विश्वास नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, अब एक बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो पार्टी है डीएमके, वो और दलों के साथ मिलकर जो लोकसभा में ये महाभियोग केस लेकर आई है, ये महाभियोग प्रोसेस इन्होंने जो चालू किया है, वो कितना सक्सेसफुल होगा? ना तो लोकसभा में और ना राज्यसभा में इनका बहुमत है। महाभियोग को सिद्ध करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए दोनों सभाओं में, लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए, और इनका 50% बहुमत भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता, इन्हें पता है कि ये जो महाभियोग लेकर आए हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा। तो फिर वो ये क्यों लेकर आए हैं, उन्होंने ये प्रोसेस क्यों चालू किया है? देखिए, जो पॉलिटिकल एंगल है ना, जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है वो किस तरीके से काम करती है, इस चीज को देखते हुए ये नजर आता है कि जुडिशरी है उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। जुडिशरी एक तरीके से काम करती है, लेकिन जुडिशरी में भी इंसान ही है, हमें यह सोचकर काम करना होगा। जुडिशरी में बहुत सारे लोग इस तरीके के हो सकते हैं जो यहां पर प्रेशर माने, जो ये सोचे कि भाई हमें किसी भी तरीके के विवाद में नहीं फंसना है,
यानी कि एक पैटर्न जो है कि भाई एक समुदाय है, सरकार जिसके साथ है उसके हित में फैसला दे दो, तो आप किसी भी कंट्रोवर्सी से बच जाओगे। तो ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश है वो नजर आती है कि भाई जुडिशरी को सही और गलत सोचने का मौका ना दिया जाए, बल्कि उन पर प्रेशर बना के फैसला लिया जाए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि किस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है कि सेम सिचुएशन दोबारा ना आए। देखिए, मैं यहां पर जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। जो सामाजिक मुद्दे हैं, है ना, समाज इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये कहीं ना कहीं उठते रहेंगे। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो ये महाभियोग लाया गया है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर जुडिशरी डिस्टर्ब हो गई, वो अनबैलेंस हो गई, तो सभी केसेस बहुत गलत तरीके से सुने जाएंगे, बहुत गलत फैसले आएंगे, जिससे कि समाज में हौच पौच होगा और समाज की जो डायरेक्शन है वो टोटल तरीके से चेंज हो जाएगी। तो देखिए, पहली बात क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे लूप्स होल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, उसमें क्या क्या टर्म्स, जो कॉमन सी टर्म्स है मैं उनकी बात करूंगा। जैसे रिलीजियस राइट्स है, सेक्युलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉम्प्लायंस है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, भाई सबको रिलीजियस फ्रीडम है ना, सबके रिलीजियस राइट्स हैं, है ना, सेक्युलरिज्म है ना, कि सारे जो पंथ हैं, सारे जो संप्रदाय हैं, उनको इक्वल राइट्स है ना। लेकिन इन तीनों शब्दों को लॉ एंड ऑर्डर सप्रेस कर देता है। ये तीनों शब्द एक तरफ और लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ, यानी कि जब भी इनकी बात हो तो आप लॉ एंड ऑर्डर का एक्सक्यूज देके, लॉ एंड ऑर्डर की बात करके इनको आराम से सप्रेस कर सकते हो। और इसको उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सच में है, वहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहके, सेक्युलरिज्म की बात कहके, रिलीजियस राइट्स की बात कहके इसको दबा सकते हो, इसको सप्रेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है ना। तो जो जज की आइडियोलॉजी होगी, जो उसकी सोच होगी, उसके हिसाब से फैसला दिया जा सकता है। तो ये जो लूप होल है, इसको प्लग करने की, इसको बंद करने की जरूरत है। यानी कि कुछ जो है क्राइटेरिया बनाया जाए कि एक तरीके के फैसले आ पाए। ये नहीं कि एक हाई कोर्ट अलग फैसला दे रहा है, एक हाई कोर्ट अलग फैसला दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से फैसला दे रहा है। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात क्या है, जो करंट प्रोसेस है महाभियोग लाने की, प्रोसेस क्या है कि भाई लोकसभा में 100 एमपी या फिर राज्यसभा में 50 एमपी इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रोसेस जब इनिशिएट हो गया, वो प्रोसेस, वो जो जज है वो सही है या गलत है, वो तो विवादों में आ ही गया। तो इस प्रोसेस से शुरू करने से पहले भी एक कोई प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई ऐसी समिति हो जो प्रिलिम इंक्वायरी करे कि भाई महाभियोग शुरू किया जाए या ना किया जाए, और वो जो कमिटी है जो इंक्वायरी करेगी वो बहुत न्यूट्रल होनी चाहिए। उसमें सभी टाइप के लोग होने चाहिए, उसमें पॉलिटिकल लोग भी होने चाहिए, नॉन पॉलिटिकल भी होने चाहिए। नॉन पॉलिटिकल वो जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ हो, प्लस इसमें जुडिशरी भी होनी चाहिए। और जो वो कमेटी है उसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से इम्बैलेंस ना हो। अगर पॉलिटिकल लोगों की उसमें संख्या ज्यादा हो गई, उनका वेट ज्यादा हो गया, तो वो जुडिशरी पर प्रेशर बना देंगे, तो जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगी। और अगर जुडिशरी ओवरवेट हो गई तो कॉलेजियम जैसी सिचुएशन होगी कि भाई जज भ्रष्टाचार में लिप्त है लेकिन तब भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। तो वहां पर जज अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो कमेटी है वो बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब अगर हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, देखिए जो कॉलेजियम सिस्टम चालू कैसे हुआ था, वो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में चालू हुआ था, है ना। जैसे अब जुडिशरी पर प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसे ही 1970-80 के दशक में जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बताया जाता है जजेस के ट्रांसफर में, जजेस की अपॉइंटमेंट में। तब जजेस ने आपस में ही यह कॉलेजियम सिस्टम बना लिया था कि भाई जजेस की अपॉइंटमेंट भी जज करेंगे, इनके ट्रांसफर भी जज करेंगे, इनके बारे में जो निर्णय है वो भी जज ही देंगे अगर कोई करप्शन का केस आया। तो इस तरीके की सिचुएशन से भी बचना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका समाधान चाहिए, अगर इसका समाधान टाइम से नहीं निकाला गया, है ना, और जुडिशरी पे इसी तरीके का प्रेशर क्रिएट करा गया, तो जो सिचुएशन है वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है। जैसे कॉलेजियम सिस्टम डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं लगता, इसी तरीके से ये वाला जो सिस्टम है, ये जो इंपीचमेंट लाने का जो सिस्टम है, ये भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं लगता। तो इनको बैलेंस करने की जरूरत है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम पे भी काम करने की जरूरत है, उसको भी हटाने की जरूरत है, और इस तरीके का जो इंपीचमेंट लाने का जो प्रोसेस है इसको भी हटाने की जरूरत है। जो जुडिशरी का जो ट्रांसफर है, जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट है ना, चाहे इस तरीके का प्रोसेस है, उसके लिए इंडिपेंडेंट कमेटी हो जो बहुत बैलेंस्ड हो,
तब जाके इस तरीके की सिचुएशन से बचा जाएगा, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट भी रखा जाएगा और अकाउंटेबल भी रखा जाएगा। अगर ये नहीं किया गया तो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सामाजिक पहलुओं की बात की, पॉलिटिकल पहलुओं की बात की और हमने जुडिशरी पहलुओं की बात की। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।